Hello, welcome back to my YouTube channel, my dear all lovely students. Today I have brought one of the most interesting topic for you, that is chapter number 7, Structural Organization in Animal from the 11th Standard CBSE. हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें 3 अलग अलग टॉपिक देखने होते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है एनिमल टिश्यू, जिसमें हम इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल टिश्यू देखने वाले हैं। उसके बाद का जो टॉपिक होता है वो होता है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, जिसमें हम 3 अलग अलग एनिमल को देखते हैं, जैसे होता है कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग तो ऑलमोस्ट आजकल डिलीट कर दिया हुआ सिलेबस में से। तो ये वाले टॉपिक हम काफी डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई टाइम पास चीजें न बताते हुए, ठीक है, मैं मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, देन आई टेल यू इंट्रोडक्शन टू द एनिमल टिश्यू। लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, टाइटल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अब हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस है वो सभी के सभी फंक्शन इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू, और उनसे बनने वाले जो ऑर्गन है, उनसे बनने वाले जो ऑर्गन सिस्टम है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्या सभी में ऐसा ही होता है? नहीं, सभी में ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर, if you talk about unicellular organism, unicellular organism such as amoeba. So if you think about unicellular organism such as amoeba, तो amoeba में respiration, digestion, excretion, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या लगता है कि ये जितने भी प्रोसेस है वो कैसे होते होंगे? तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल। अमीबा इज अ बीइंग अ सिंगल सेल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, बट amoeba can do all this activity by a single cell also. Yes, amoeba can perform a respiration by itself without taking a help of any other cell. They can perform digestion, excretion, circulation and reproduction. They can perform all the body activity by a single cell organism. But if you think about the hydra, so hydra is basically hydra is a simple type of organism. It's not a unicellular, but it's a simple type of organism, and being a simple type of organism, they have a many cell, but still individual cell can perform a particular function. But if you talk about organism like multicellular organism, say for example elephant, or if you think about the eucalyptus plant. So eucalyptus is the largest plant. Yes, it's the biggest angiospermic plant, and elephant is a giant animal, big animal. तो एलिफेंट और प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कैसी होती है? से फॉर एग्जांपल, अगर हम एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन, एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ठीक है, ये वाले प्रोसेस होते हैं। एक्सक्रिएशन होते हैं, और आप ये कह लो सर्कुलेशन है। ये सभी के सभी प्रोसेस एनिमल के अंदर है। लेकिन प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में रेस्पिरेशन है, प्लांट में ट्रांसपायरेशन है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, प्लांट में बेसिकली ये जो बेसिक प्रोसेस है, तो ये सभी के सभी प्रोसेस प्लांट बीइंग अ मल्टीसेल्युलर करते हैं, और ये जितने भी प्रोसेस है वो एनिमल मल्टीसेल्युलर करते हैं। ठीक है, तो भले प्लांट हो या एनिमल हो, अगर मल्टीसेल्युलर बॉडी है तो सभी फंक्शंस जो होंगे वो एक तो टिश्यू परफॉर्म करेंगे, या तो एक ऑर्गन परफॉर्म करेंगे, या तो फिर ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपको एक चीज सिंपली बता दूं,
ये देखिए, अगर कोई यूनिसेल्युलर है तो एक सेल के अंदर ये सभी फंक्शन होंगे, लेकिन अगर कोई मल्टी सेल्युलर है तो उनकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल ये प्रोसेस फंक्शन कर सकेंगे। अब ऐसा सिंपली नहीं होता है। मान लो ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो ये सभी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो सेम फंक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम पढ़ने वाले हैं अभी रिसेंटली टिश्यू, तो टिश्यू में आपको ये क्लियरली बताऊंगा। पहले बेसिक सुन लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स आर मेड बाय द मिलियंस ऑफ सेल, billions of cells and trillions of cells. Uncountable cells are there. But these uncountable cells, all cells are not performing the same function. For example, if I tell you, our bone is made by osteoblast and osteocyte. तो हमारी बोन जो है osteoblast और osteocyte नाम के सेल से बने हुए हैं। तो क्या हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी बोन के जैसे काम करते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये सभी के सभी सेल ब्लड के सेल्स हैं, तो ये एक जैसे काम करते हैं, मतलब नियर बाय एक जैसे काम करते हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस है। लाइक आरबीसी कैरी ऑक्सीजन एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड, डब्ल्यूबीसी आर द फाइटर सेल, दे डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम एनिमी लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, and platelets are engaged in the process of a clotting of blood. They, once the bleeding takes place, they clot the blood. So being they are the blood cells, but they performs a different function. So that is the peculiar character about the multicellular organism which it differentiate from the unicellular. यूनिसेल्युलर एक सेल होता है और वो सभी के सभी एक्टिविटी अपने अंदर एक सेल के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काफी सारी प्रोसेस कर सकते हैं और अलग अलग टेक्निकली कर सकते हैं। तो वो मल्टीसेल्युलर है, वो यूनिसेल्युलर है। तो ये बेसिकली हमारे चैप्टर जो टाइटल है उस टाइटल का मीनिंग निकल के आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल में भी एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर, लेकिन हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर। So dear all students, now we are going to discuss about animal tissue. तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू समझने से पहले हम टिश्यू क्या होता है उसके डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय टिश्यू अकॉर्डिंग टू यू? हाउ कैन यू डिफाइन द टिश्यू? यस, so there is a simple definition I am going to tell you about the tissue, and this definition will be the worldwide accepted. Yes, so a group of cells having same embryonic origin, similar structure and similar function is called tissue. Yes, अब इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। अब ग्रुप ऑफ अ सेल्स मतलब एक सेल्स का पूरा ग्रुप है जिसमें 100 सेल हो सकते हैं, यू कैन से 1000 सेल्स हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ सेल्स हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अब सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का मतलब क्या होता है? अब जैसे हमें पता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज अ प्रेगनेंसी स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग, and during the pregnancy there are 3 germ layers are produced like ectoderm, mesoderm and an endoderm. तो ectoderm, mesoderm और endoderm में से जो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होनी चाहिए सेल्स की। मान लो यहाँ से 5000 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5000 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यस, दिस 5000 cells are having same embryonic origin and all these 5000 cells are having same structure and they are having similar function, so we will call it as a tissue. मतलब एक सेल्स का ग्रुप है जो कि सेम साइट से प्रोड्यूस हुआ है, जिनका सभी सेल्स का जो शेप है, स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है
और उन सभी सेल्स का फंक्शन भी एक जैसा ही है, तो उसे हम कहेंगे टिश्यू. अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच इज हैविंग कॉमन ओरिजिन और सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन. इट विल बी कॉल्ड एज अ टिश्यू. इसे हम कहेंगे टिश्यू. अब हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, यस, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, so if we talk about the human beings, so human beings are made by the not only the millions of cells, not even though made by the billions of cells, but we are made by the trillions of cells. but लेकिन हमारी एनसीईआरटी में बिलियन दिया हुआ है तो हम बिलियन तक ही देखते हैं, बिलियन तक हम लिमिट रखते हैं. so human body, we are multicellular organism and precisely our body is made by the billions of cells. so our body is made by billions of cells. पहले ये चीज याद रखो, our body is made by billions of cells. But how many types of cells are there? These billions of cells are fall under around 200 different types. तो हमारी बॉडी कितने सेल से बनी हुई है? हमारी बॉडी नियर अबाउट बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई. बिलियंस ऑफ सेल मतलब करोड़ों क्वांटिटी में आ गई. लेकिन हमारी बॉडी में ये बिलियंस ऑफ जो सेल्स है उनके टाइप कितने हैं? तो टाइप है अराउंड 200. अब मैं आपको एक एग्जांपल पे देता हूँ. मैं आपको 10 सेल्स के नाम काउंट करवा देता हूँ. लाइक रेड ब्लड सेल्स, यस, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. The white blood cells are further divided into category like granulocyte, agranulocyte. Granulocytes have a neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocytes have a lymphocyte, monocyte. Then bone cell called osteoblasts. You can say heart cells are called as a myocytes. Cells of a skin are squamous, cuboidal, columnar, ciliated, non-ciliated, glandular, compound, simple. तो ये जो मैं सेल्स के नाम बोल रहा था ये क्या है? ये सेल्स के टाइप हैं. अब हम एक एग्जांपल काउंट कर लेते हैं, लाइक आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी. तो ह्यूमन आरबीसी इज वन टाइप ऑफ अ सेल बट क्वांटिटी में बी दी 10 लाख. यस, हमारी बॉडी में आरबीसी कितने होते हैं? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. मतलब नियर अबाउट कितने? 45 to 55 लाख इतने आरबीसी होते हैं मिलियन पर क्यूबिक एमएम में हमारी बॉडी में. ये आरबीसी है, लेकिन इनका टाइप कितना हुआ? टाइप इतना, टाइप हुआ 1. वैसे ही हमारी बॉडी में कितने टाइप ऑफ सेल्स हैं? तो टाइप ऑफ सेल्स है अराउंड 200. लेकिन इनकी टोटल अगर हम नंबर देखें तो नंबर कितना आ जाता है? नंबर आ जाता है बिलियंस में. नंबर आ जाता है बिलियंस में. अब ये जो 200 टाइप ऑफ सेल्स हैं उससे क्या बनता है? उससे बनता है टिश्यू. ठीक है, उससे क्या बनता है? टिश्यू. और टिश्यू के कितने प्रकार आते हैं हमारी बॉडी में? तो 4 आते हैं. एक आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू. ये मैं आपको डिटेल में चारों के चारों पढ़ाऊंगा और इस वाले लेक्चर में मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन भी डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, तो हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि 200 वैरायटी ऑफ सेल से बनते हैं और उन 200 वैरायटी ऑफ सेल्स को एक साथ ज्वाइंट करने के बाद जो टिश्यू बनते हैं वो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं. एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है न्यूरल टिश्यू जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं. यस, अब ये सब टिश्यू मिलके क्या बनता है हमारी बॉडी में? ये सब टिश्यू मिलके हमारी बॉडी में बनते हैं ऑर्गन्स. और ऑर्गन सब एक साथ आने के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 200 टाइप ऑफ सेल्स, वन सेल इज सपोज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप काउंट मत कीजिए. वही स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. Many squamous epithelial tissue come close together and turn into the squamous epithelial. Many squamous epithelial cells come close together and forms a tissue. This tissue will be called as a squamous epithelial tissue. And when so many squamous epithelial tissue along with other tissue, when they will come close together, they will form a organ. And when so many organ of a same category of a same function will arrange into the one pattern, they will form a organ system like mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, yes, stomach, small intestine, yes, duodenum, ileum, jejunum, large intestine, colon, rectum, anus. So from mouth up to the anus, this is one organ system. This we will call digestive system. Same way about the respiratory system, like a nostril,
nasal chamber or nasal cavity, then pharynx, trachea, bronchi, primary, secondary, tertiary bronchi, bronchiole, then alveolus or alveoli, and then lungs. This is respiratory system. So all these systems are formed by the organ, and organs are formed by the tissue, and tissues are formed by the cells, and cells are 200 variety, but number of cells is around billions or more than the billions. Yes, तो ये है हमारी बॉडी का बेसिकल एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि कितने प्रकार के मेन सेल्स हैं. These are the two variety of a cell, but main type of a cells are main types of cells are only two category. One is somatic cells, and somatic cells are also known as the body cells, and second one is germ cells. Germ cells also we call them as the sex cells. Germ cells also called sex cells. So what is the difference between them? हमारी बॉडी में 200 प्रकार के सेल्स हैं, नो डाउट. इससे तो मतलब मैं कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 200 प्रकार के सेल्स हैं, उन 200 प्रकार के सेल्स में भी दो अलग प्रकार के मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. दो, एक होता है सोमेटिक सेल जिनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं, दूसरे जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं. Somatic cells are present all over the body part. They are present in the you can say toes of the foot. They are present in the they are present in the head region. They are present in eye, heart, bone. Every part of our body is made by somatic cell except reproductive organ. They are basically made by the germ cells, or we call them as the sex cells. And somatic cells are also called body cells because they are all located in our body. हमारी बॉडी में मेन दो प्रकार के सेल्स होते हैं, वो होते हैं सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स. सोमेटिक सेल को हम बॉडी सेल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स में अवेलेबल है, सिर्फ सेक्स ऑर्गन को छोड़ के. तो सेक्स ऑर्गन में मोस्ट प्रोबेबली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं जर्म सेल जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं. तो ये है बेसिक हमारा अरेंजमेंट. एक याद रखो, कोई भी सेल्स टिश्यू तभी बनता है जब वो सेल डिवाइड होता है, और सेल डिवाइड होने की जो प्रोसेस है उसे माइटोसिस मियोसिस कहते हैं, जैसे सिंपली हम सेल डिवीजन भी कहते हैं. और उसमें दो प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. सो दिस इज अबाउट you can say introduction to our chapter and introduction to the tissue. So now I am going to tell you the classification of animal tissue. Basically all the tissue in human being are divided into four categories. Human being, or you can say any animal. So all the tissues are divided into the four main categories, and these tissues are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. I am going to tell you the sub classification of all this tissue in detail. ठीक है, पहले मैं आपको एनिमल टिश्यू के चारों क्लासिफिकेशन जो है इनके सब क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ. उसके बाद हम इन सभी टॉपिक, सभी टिश्यूज के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड लेक्चर देंगे. ठीक है, और तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू मैं आपको एक सेंटेंस में पूरा बता रहा हूँ, और उसके बाद जब हम लेक्चर देखेंगे तो इनके पूरी कुंडली निकालेंगे हम टिश्यू के बारे में, सबसे पूरा डिटेल में देखेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? Epithelial tissues are those tissue which may be present on the outer surface of our body or may be present on internal organ but outer covering of internal organ. Epithelial tissue हमारी बॉडी में वो वाले टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर होते हैं, या तो ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी होते हैं लेकिन उनकी आउटर कवरिंग के ऊपर. ठीक है, जैसे ह्यूमन हार्ट है. ह्यूमन हार्ट इज मेड बाय कार्डियक मसल, लेकिन ह्यूमन हार्ट की जो आउटर वॉल होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, और इनर वॉल जो होती है वो भी एपिथेलियल से, लेकिन जो बीच वाली मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक मसल से होती है. So they may be found on the outer covering of our body, may be found in internal organ, but only outer covering of internal organ, for your kind information. Okay, so let's start. Epithelial tissues are further divided into two main categories. They are further divided into two main categories, and these categories are, yes, these categories are, first one is simple epithelial tissue, and second one is compound epithelial tissue. Now what does it mean by simple and what does it mean by compound epithelial tissue? Simple epithelial tissue is made by single layer of epithelial cell, and compound epithelial tissues are made by
more than one layer. It may be the 2 layer, might be the 3 layers of a epithelial tissue. It is called compound epithelial. इपिथेलियल टिश्यू के फिर से दो प्रकार आते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है जहां पे सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की, उसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब जहां पे दो या तो दो से ज्यादा 3 लेयर हो सकती है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू डू नॉट हैव एनी सब टाइप, बट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैज अ सेवरल सब टाइप। लाइक फर्स्ट वन इज squamous epithelial tissue, second one is cuboidal epithelial tissue, third one is columnar epithelial tissue. Now columnar epithelial tissue has further 2 categories, like you can say a ciliated columnar epithelial tissue, yes. And then second one is non-ciliated columnar epithelial tissue. Yes, अगर cilia present hair जैसे स्ट्रक्चर तो उसे हम कहेंगे ciliated epithelial tissue, और cilia अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे non-ciliated epithelial tissue। आई बात समझ में? और चौथा जो प्रकार आते हैं इसमें वो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू के दो प्रकार आते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है जहां पे सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड का मतलब होता है जहां पे दो या तो दो से ज्यादा लेयर हो सकती है। सिंपल में 4 प्रकार आते हैं, एक होता है स्क्वीमस, दूसरा होता है सीलिएटेड, तीसरा होता है क्यूबोइडल, तीसरा होता है कॉलमनर। कॉलमनर में अगर हेयर जैसे सीलिया है तो उसे हम कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और अगर हेयर जैसे सीलिया नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद फोर्थ वन आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? Connective tissues are the main important tissues of our body which connect each and every organs of our body, and that's why they are called connective tissue. Connective tissue वो वाले टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, तभी उनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। से फॉर एग्जांपल ब्लड हमारी बॉडी में सभी सेल्स तक पहुंचता है, यस, हेड से लेकर टोज तक सभी चीजों तक, सभी ऑर्गन तक पहुंचता है, इसके लिए हम उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लिम्फ भी ब्लड जैसा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी में बिलोंग करता है। और हमारी बॉडी में बोन और स्केलेटन, बोन और कार्टिलेज जो होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, और वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है, ठीक है। तो चलिए कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 4 कैटेगरी, एंड दिस कैटेगरीज हमें यहाँ पे डिवीजन बनाते जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली थोड़ा समझे, थिंक सो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो जस्ट ऐसे ही देखते हैं, अगर आपको बाद में कंफ्यूजन होता है तो मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा सिर्फ 2 मिनट में। सो कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, लाइक फर्स्ट वन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट वन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन adipose connective tissue, third one skeletal connective tissue, and fourth one fluid। so connective tissue के फिर से ये 4 प्रकार बन जाते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड्स कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के फिर से सब क्लासिफिकेशन बनते हैं। ये देखिए, areolar connective tissue has a 2 category, like first one tendon and second one ligament. Yes, what is tendon and what is meant by ligament? Tendon means when bone is attached to muscle, it is called tendon. And what does it mean by ligament? When one bone is attached to another bone, such a location, such a joint is called as a ligament, ठीक है। जहाँ पे बोन और मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं टेंडन, और जहाँ पे बोन और दूसरा बोन, 2 बोन आपस में जॉइंट होते हैं उसे हम कहते हैं लिगामेंट। जैसे हम जॉइंट्स में देखते हैं वैसे ही। एडिपोस टिश्यू की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसमें एग्जांपल्स हैं, तो हम जब चैप्टर मतलब टॉपिक देखेंगे उसमें आपको समझाऊंगा। स्केलेटल टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, लाइक one is the bone and second one is
second one is cartilage. Second one is cartilage. One is bone and second one is cartilage. We know that bone is the hard one and cartilage is the soft type of a bone which have less calcium and more phosphate. कार्टिलेज में कैल्शियम कम होने के कारण उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो. ईयर ओसिकल जो है वो कार्टिलेज है. ये वाले जो आप देख रहे हैं और नोज स्ट्रिप ये भी कार्टिलेज है. और फ्लूइड में दो प्रकार आते हैं. एक होता है हमारा, एक को हम कहते हैं ब्लड और दूसरा है लिम्फ. Blood is red in color because it contains hemoglobin and lymph is colorless because it does not contain hemoglobin. Blood carry oxygen to each and every cells and also transport nutrient, and in return it bring the carbon dioxide and also bring the urea from the cells. Yes, and lymph collect the waste product from this, generally from intestinal area, that is generally mixes into the blood and return back out of our body, means it throw out of our body in the form of a urea only. Yes. Muscular tissue. What are muscular tissue? All the muscles present in our body are categorized as a muscular tissue. हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो सभी के सभी मस्कुलर टिश्यू के अंदर कैटेगराइज होते हैं. और मस्कुलर टिश्यू में 3 प्रकार के मसल्स आते हैं. यस. एक होता है स्ट्राइटेड मसल, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल. सेकंड होता है स्मूथ मसल, इनको हम विसरल मसल के नाम से भी पहचानते हैं. और थर्ड कैटेगरी आती है कार्डियक मसल, जिनको हम हार्ट मसल भी कहते हैं. ठीक है, हार्ट मसल और कार्डियक मसल. Now say these 3 category. Yes. Skeletal muscles are also known as the striated muscle because they have stripe like linings. जैसे हम कोई काफी सारे एनिमल होते हैं, जैसे जेब्रा होते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्राइप जैसे लाइनिंग्स होते हैं. और हम स्नूकर खेलते हैं तो बॉल के ऊपर भी स्ट्राइप लाइनिंग होते हैं. तो ऐसे ही कुछ मसल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उनके ऊपर लाइनिंग्स दिखती है, हमें स्ट्राइप लाइनिंग्स दिखती हैं. उनको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल. ये मसल हमारी बॉडी में पूरे स्केलेटन पे होते हैं, मतलब बोन से जुड़े हुए जितने भी मसल हैं वो यही होते हैं, तभी हम इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं. स्मूथ मसल ये काफी सॉफ्ट मसल होते हैं और इनको हम विसरल मसल इसके लिए कहते हैं क्योंकि विसरल ऑर्गन के ऊपर होते हैं, जैसे किडनी हुआ, स्टमक हुआ, यूरिनरी ब्लैडर हो गए. और कार्डियक मसल मतलब हार्ट मसल. ये कार्डियक मसल हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं हार्ट मसल और कार्डियक मसल. Muscular tissues are further divided into 3 main categories. Striated muscle, also known as a skeletal muscle. They are called striated just because they have a stripe-like appearance. When we see striated muscle under microscope, we see that there are stripe-like appearance in the you can say muscle. That's why they are called striated muscle. They are connected to all the bones of our body. Therefore, they are also called as a skeletal muscle. Smooth muscles are present in the soft organ like a kidney, ureter, uterus, urinary bladder, stomach, and therefore they are also called as a visceral organ because these visceral organs are soft ones. Cardiac muscles are only and only present in the heart because they are responsible for pumping action. We call it contraction and relaxation of heart muscles. So they are only present in the heart. Now, fourth one, neural tissue are basically divided into 2 main categories. One is a you can say neuron and second one is neuronglia. Neuronglia also known as the glia cells. Neuron are the main cells which are responsible for carrying the message from the particular receptor organ to the brain and reply from brain to that effector organ. They are called neuron. And neurons are protected by the neuronglia because we know that neurons cannot regenerate. Once the neuron is damaged, we cannot synthesize new neuron, we cannot produce new neuron by the cell division, and therefore it is mandatory to protect the neuron cells from all the corner, and it is protected by the neuronglia which are supportive cells, also called glia cells. Neuron हमारी बॉडी में ब्रेन में होते हैं और न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन फाइबर, ये हमारे बॉडी के सभी रिसेप्टर पे होते हैं, जैसे आईज में,
ईयर में, नोज में, टंग में, स्किन में, जहाँ पे भी हम टच करते हैं उसका सिग्नल उस रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से उस इफेक्टर ऑर्गन तक रिप्लाई भी, मैसेज भी आता है। तो वो होते हैं न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन की एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो वो फिर से नहीं फॉर्म हो सकते हैं, रीजनरेट नहीं हो सकते, ना ही वो सेल डिवीजन करके हम उनको फिर से नया बना सकते हैं। तो न्यूरॉन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अगर वो डैमेज हो जाते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पैसे को हम पैसे के लॉकर में, मनी बैंक में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, घर के लॉकर में रखते हैं, अच्छा से अच्छा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें न्यूरॉन ग्लिया सेल्स की मदद लेनी पड़ती है, जो उनके चारों ओर इर्द गिर्द गिरे हैं। Yes, so neuron glia are surrounding to the neuron and they are protecting to neuron. So this is the classification of animal tissue in detail. I am going to explain you each and every topic in detail. Yes guys, फिर से एक बार 1 मिनट में समझ लीजिए। Animal tissues are classified into 4 main category: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissue further divided into 2 categories such as a simple and compound. Simple epithelial tissue are having single layer of epithelial cells and compound epithelial tissues are having more than one. It may be 2 layer, maybe 3 layer. So they are called compound epithelial. Simple epithelial tissue are further divided into 4 categories like a squamous, cuboidal, columnar. Columnar are of 2 categories: ciliated, non-ciliated, and then fourth one glandular. Yes, and connective tissues are further divided into 4 categories such as areolar connective tissue, adipose connective tissue, then skeletal connective tissue and fluid connective tissue. Areolar are further divided into 2 categories: tendon and ligament. Tendon means where bone is attached to muscle, and ligament means where bone is attached to bone. Adipose tissue have so many examples that we will see in the lecture. And skeletal tissues are further divided into category: bone and cartilage. And fluids are further divided into 2 categories: blood and lymph. And muscular tissues are divided into 3 categories: striated, which are also called skeletal muscle, and smooth muscle, which are also called visceral muscle, and cardiac muscle, which are heart muscle. And neural tissues are divided into 2 categories: neuron and neuroglia. I hope so guys, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी तरह से हम आगे की सभी टॉपिक ध्यान से डिटेल में देखेंगे। ओके, hello dear all students, so now I am going to teach you epithelial tissue in detail. So what actually you know about the epithelial tissue? आप लोगों को सिर्फ यही चीजें पता होगी कि epithelial tissue स्किन में होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ epithelial tissue स्किन में होते हैं, वो बॉडी के काफी सारे पार्ट्स में होते हैं। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। Epithelial tissue can be defined as these are the type of a tissue which are found on external covering of our body, but they are also found in internal body organ, but most probably external covering of an internal organ. Epithelial tissue कहाँ पाए जाते हैं, मैं आपको जनरली बेसिकली बता दूं। Epithelial tissue found on external body covering, but they can also found outer lining of inner organ like pharynx, you can say stomach, heart, kidneys, pancreas, etc. अब आप देख लीजिए, epithelial tissue are found on external body covering, मतलब epithelial tissue हमारे स्किन पे अवेलेबल है, ये बात क्लियर हो गई। Epithelial tissue are found on the external covering of our body, means epithelial tissue are present on our skin, but they can also found on outer lining of inner organ. Yes, ये हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग पे तो है, इससे कोई डाउट नहीं, लेकिन
इपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी एक्सटर्नल लाइनिंग पे भी अवेलेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में भी अवेलेबल है, इसोफेगस में भी अवेलेबल है, ट्रकिया में भी अवेलेबल है। तो ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वहां पे इपिथेलियल टिश्यू अवेलेबल है। इपिथेलियल टिश्यू स्टमक में भी अवेलेबल है और इपिथेलियल टिश्यू हार्ट में भी अवेलेबल है। यस, हार्ट में भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं। We know that heart is made by the cardiac muscle, which are involuntary muscle. No doubt, that is absolutely correct. But heart have a three wall: epicardium, outer layer, made by epithelial cell; inner layer, endocardium, which are also made by the epithelial cell. But middle layer of heart is called myocardium, which is made by cardiac muscle. So cardiac muscle, which is a type of muscular tissue, are only found in middle layer of a heart. But outer epicardium made by epithelial, inner endocardium, they are also made by epithelial. So heart epithelial में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपने किसी और जीनियस लोगों की टीचिंग सुनी, उन्होंने कहा होगा कि हार्ट में सिर्फ कार्डियक मसल होते हैं, तो ये गलत चीज है। हार्ट की जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है। ऊपर होती है एपिकार्डियम, अंदर की होती है एंडोकार्डियम, और ये दोनों के दोनों एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। और जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल से बनी होती है। Epithelial tissue are also found on the outer covering of kidney. They are also found in the outer covering of pancreas and much more. Many more organs are there whose outer covering is made by epithelium. Epithelial tissue को ही हम epithelium tissue कहते हैं। वो एक ही चीज है, इनमें से कोई डिफरेंस नहीं। यस, सेकंड पॉइंट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। Epithelial tissue have on nervous supply. Epithelial tissue के अंदर नर्वस सप्लाई खुद का होता है। एक्चुअली एक सेंटेंस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। Epithelial tissue are very compactly arranged, so there is very less or no intracellular spaces is available. There is no intracellular spaces is available. Yes, ये देखिए सेकंड सेंटेंस में आपको समझा तो पहले थर्ड देख लीजिए। एक्चुअली सेकंड मुझे बाद में लिखना चाहिए था। Epithelial tissue are very compactly arranged, so there is a very less space or no intracellular space है। अब ये देखिए, ये epithelial tissue है और ये भी epithelial tissue है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कि उनके बीच में आपस में स्पेस ही नहीं। Epithelial tissues are very compactly connected to each other and therefore they shows very less space, or you can say absence of intracellular space. इनके अंदर स्पेस काफी कम दिखाई देती है, या तो आप कह लो स्पेस दिखाई नहीं देती है। तो इसके अगर आप सोचो कि इनका अगर स्पेस नहीं है तो इसमें क्या होगा? Epithelial tissue will have own nervous supply, इनका खुद का नर्वस सप्लाई होता है। और अगर epithelial tissue compactly arranged है तो ब्लड सप्लाई कैसे होगा वो भी आप देखिए। Blood you can say epithelial tissue are avascular. What does it mean by avascular? Avascular का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है उसे हम कहते हैं avascular. अब आप सोचो कि अगर हम स्किन के ऊपर थोड़ा कट कर दें तो ऑब्वियसली ब्लड निकलेगा, और हमारी स्किन तो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। फिर आप सोचो कि अगर स्किन में एपिथेलियल टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू अवस्कुलर कैसे हो सकते हैं? उसका रीजन मैं आपको टेक्निकली बताता हूं, समझ लीजिए। एपिथेलियल टिश्यूज आर अवस्कुलर मींस देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू द एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्टली उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस काफी कम है, या तो न के बराबर है। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस न होने के कारण उनके अंदर कोई भी आर्टेरियो या तो ब्लड कैपिलरी अंदर नहीं जा सकती। तो अगर ब्लड कैपिलरी अंदर नहीं जा सकती तो एपिथेलियल टिश्यू को फूड, खाना, न्यूट्रिशन ये कहां से मिलेगा? तो समझ लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू गेट न्यूट्रिएंट बाय diffusion process.
अब डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या, ये देखिए ये वाला है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, तो ब्लड सप्लाई यहां तक आएगा, ब्लड सप्लाई यहां तक आएगा, ये इनके सेल्स के अंदर तक नहीं जाएगा, यहां तक आएगा। फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। यस, मतलब एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि उनके अंदर आर्टेरियल या कैपिलरी एंट्री कर ही नहीं सकती, और अगर एंट्री नहीं कर सकती तो न्यूट्रन कैसे जाएगा, तो न्यूट्रन जाएगा वाया blood neutron will enter into the epithelial tissue by the process called diffusion process. Yes guys, this is clear to you? I hope so this is clear to you. Okay, a very important thing I am going to tell you, epithelial tissue can perform diffusion, osmosis, filtration, secretion and absorption. All these important steps can be performed by the epithelial tissue. मैं आपको सबका मतलब बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इन सभी टॉपिक के ऊपर तो 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन होता है। ये देखिए, epithelial tissue can perform diffusion. What is diffusion? Movement of a solute, solvent and gases from higher concentration to that of lower concentration. That is called diffusion. जैसे यहाँ पे ब्लड में न्यूट्रन ज्यादा है और सेल्स में epithelial tissue में काफी कम है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो न्यूट्रन मूव होते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। एपिथेलियल टिश्यू कैन आल्सो परफॉर्म ऑस्मोसिस, व्हिच मींस मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देन फिल्ट्रेशन, when we are filtering something, when we are filtering you can say solvent and solute from the solution, it is simply called filtration. जब हम कोई भी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में फिल्टर करते हैं उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मान लो आपके पास, मान लो आपने चावल को भिगो के रखा हुआ है, यस, इफ यू हैव यू कैन से पुटेड द राइस इनटू द वाटर एंड यू वांटेड टू फिल्टर, यू वांटेड टू सेपरेट द राइस फ्रॉम द वाटर, सो व्हाट यू विल डू, you will take a particular filter or either cloth or any sieve मतलब आप कोई छन्नी लोगे या तो कोई कपड़ा लोगे या फिल्टर लोगे, उसमें से चावल को पास करोगे तो पानी निकल जाएगा, चावल अलग हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट फिल्ट्रेशन। एंड देन सीक्रेशन, epithelial tissues are also found in a gland, several glands are there. जनरली जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो ज्यादातर एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हुए हैं, और अगर ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो सीक्रेशन करेंगे, मतलब क्या सीक्रेट करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे। एंड देन दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एब्सॉर्प्शन। व्हाट एब्सॉर्प्शन? Absorption of some certain juices produced by the pancreas, absorption of some essential substance like a kidney. Yes, kidney undergo selective reabsorption. Generally, proximal convoluted tubule (PCT) part of a kidney undergo reabsorption. So this is the basic things about the epithelial tissue. Now, according to the size, shape and location of epithelial tissue, according to the size, shape and location of epithelial tissue, they are broadly classified under two main categories, like a simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Yes, simple epithelial tissues are further classified under four categories, like a squamous, cuboidal, columnar and glandular, and compound epithelial tissue don't have any classification. So I'll tell you classification right now. So dear all students, this is the classification of epithelial tissue or epithelial tissue front of you. So I'm going to describe this classification in very detail so that every doubt in your mind will be fully sorted out. Yes, let's start. Epithelial tissue are mainly classified into two main broad you can say categories, such as the simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. What are the simple and what are compound epithelial tissue? Simple epithelial tissues are those tissue which are having single layer of epithelial cells, whereas compound epithelial tissues are those tissue which are having at least more than one layer. It may have two layers of epithelial tissue or it may have
more than 2 layers of epithelial tissue. It's called as a compound epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरी आती है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ये वो वाले एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनकी हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही लेयर होती है, मतलब एक पतली लेयर होती है. इनको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. और कंपाउंड मतलब आपको समझना है तो देखिए, ये मैंने जो शर्ट पहनी है सिंगल लेयर है, तो इसे हम कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. लेकिन अगर मैंने इस शर्ट के ऊपर एक दूसरी शर्ट पहनी होती या तो स्वेट टी शर्ट पहनी होती, स्वेटर पहना होता बड़ा वाला, तो ये एक सिंगल लेयर है और स्वेटर की दूसरी लेयर, तो इसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड. सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर से बना हुआ है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो या तो 2 से 3 लेयर से बना हुआ है. अब ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई. अब इनको साइड में कर दो. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होते, लेकिन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन होते हैं. ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जांपल आता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. क्या होता है ये? Stratum germinativum is actually the medical term for the skin. It's a medical term for the skin. Stratum germinativum जो compound epithelial tissue का एक एग्जांपल है. compound epithelial tissue के क्लासिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन simple epithelial tissue के क्लासिफिकेशन है. compound epithelial tissue does not show any classification, but its example is a stratum germinativum, which is a medical term for the human skin. And simple epithelial tissue further classified into 4 categories on the basis of size, on the basis of shape and position, location of tissue in our body. Like squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar. columnar के फिर से 2 कैटेगरी आती है, ciliated और non ciliated. cilia present है तो ciliated, cilia नहीं है तो non ciliated, और उसके बाद आते हैं glandular tissue. तो इन चारों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, what are the squamous epithelial tissue? Squamous epithelial tissues are found in peritoneum cavity and blood vessels lining. We call them as endothelium. So where they are present? They are found in the peritoneum cavity, means abdominal region. And they are also found in the inner lining of a blood vessel. Say for example, artery and veins are made by tunica externa, tunica media, tunica interna. These are made by the squamous type of epithelial tissue. Yes? And these cells are either polygonal in shape, they are having polygonal shape, they are thin in size, and they are delicate, means soft, and they are flat like. What are the flat like? Like this. These are flat like. Yes, and if you see this kind of a cell, if you see this kind of a cell from above, then you will feel that it is a tiles or marbles are arranged on the floor, and this is simply called it as a pavement epithelium. Squamous epithelial cells are also called pavement epithelium. I am not saying like that. I am saying that epithelial tissues are flat like, and if you arrange them and if you see it from above, you will feel that tiles are arranged on the marbles are arranged on the floor. So this arrangement of epithelial tissue is called pavement epithelium. Epithelial tissue have a nucleus which is centrally present at the location. They are responsible for filtration and they are responsible for diffusion. What is meant by filtration? What is meant by diffusion? That I already told you and discussed in the introduction to the epithelial tissue. एक बार फिर से समझ लीजिए हिंदी में. Epithelial tissue हमारी बॉडी कैविटी में, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. मतलब ब्लड वेसल इनसे ही बनी हुई होती है. एपिथेलियल टिश्यू ये पेरिटोनियम कैविटी मतलब एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, और ये हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है आर्टरी और वेन की, एक्टोडर्म इनके अंदर कैसे होते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना. ये जो लेयर्स हैं ब्लड वेसल्स की, वो लेयर्स भी बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू के स्क्विमस से ही बने हुए हैं. एपिथेलियल टिश्यू का जो न्यूक्लियस वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, और एपिथेलियल टिश्यू की जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं. ये थिन होते हैं, सॉफ्ट मतलब डेलिकेट होते हैं. और टाइल्स कैसी होती है? हमारे घर में जो जमीन पे बिछी होती है वे टाइल्स के जैसे अरेंजमेंट होते हैं. और अगर काफी सारे एपिथेलियल टिश्यू को एक साथ अरेंज कर दो और माइक्रोस्कोप में आप ऊपर से देखो तो आपको ऐसा लगेगा, अगर हम हमारी स्किन को देखें तो अगर एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम ऊपर से तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काफी सारी टाइल्स को जमीन के ऊपर बिछाया गया हुआ है, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम. यस,
एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का ये दो महत्व के इंपॉर्टेंट काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, आप समझ ही गए होंगे कि इनको क्यूबॉइडल क्यों कहा गया, क्योंकि इनका शेप क्यूब जैसा होता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दे आर फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड एंड आल्सो फाउंड इन द किडनी। मैंने पहले से लिख के इसके लिए रखा क्योंकि वीडियो और ज्यादा बड़ी ना बने और मैं आपको काफी कम समय में अच्छी तरह से समझा सकूं, इसके लिए मैंने पहले से अरेंज करके रखा हुआ है। Cuboidal epithelial tissue are found in thyroid gland. They are also found in the kidney. And cells are cube shaped with a centrally present rounded nucleus. And they are engaged in the three process. Absorption means suction, secretion means production of hormone like something, and excretion means removal of waste material. अब यहाँ पे देखिए they are also found in the thyroid gland. So thyroid gland will secrete hormones, so their function is secretion. They are also found in the kidney, so they will be able to absorption. PCT generally involved in absorption of some important substance. They are also involved in the removal of waste material like urea, uric acid, ammonia. So they are also found in kidney. So we can understand excretion. Generally thyroid gland, cuboidal epithelial tissue को क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके जो सेल्स का जो शेप है वो सब क्यूब के जैसा होता है, इसके लिए हम इनको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हमारे थायराइड ग्लैंड में भी अवेलेबल होते हैं जो कि नेक रीजन है, और किडनीज में भी अवेलेबल है। और एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल वाले, इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप होते हैं, तभी हमने इनको नाम दिया हुआ क्यूबॉइडल। और इनके अंदर जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्रेजेंट है राउंडेड शेप में, और इनका काम है एब्सॉर्प्शन करना, मतलब कोई भी एसेंशियल मटेरियल को सक कर लेना। जैसे किडनी में रीनल ट्यूबुल होते हैं, उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होते हैं, पीसीटी, वो एसेंशियल मटेरियल को फिर से रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो इनका काम है एब्सॉर्प्शन करना। फिर ये सीक्रेशन भी करते हैं बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड में भी अवेलेबल, तो थायराइड ग्लैंड में T3, T4, थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन भी सीक्रेट करने में काम आएंगे। और एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिया हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है उनको बाहर फेंकने का काम, एक्सक्रेशन करने का काम भी वो करते हैं, बिकॉज किडनी का काम है यूरिया को सेपरेट करना, और फाइनली एक्सक्रेशन कर देना। तो ये हो गए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू ये क्या है। जैसे हमारे घर में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम बीम मतलब कॉलम खड़े करते हैं। तो कॉलम कैसे होते हैं, थीन होते हैं। कॉलम कैसे होते हैं, थीन होते हैं, और वो टॉल होते हैं। तो ये थीन और टॉल है, इसके लिए इन सेल्स को नाम दिया हुआ है कोलमनर। इनको पेवमेंट एपिथेलियम इसके लिए दिया गया क्योंकि टाइल्स के जैसे अरेंजमेंट, इनको क्यूबॉइडल इसके लिए नाम दिया गया हुआ है क्योंकि क्यूब जैसे। तो इनको कोलमनर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बीम कॉलम जैसे हैं, इनके लिए इनका नाम दिया हुआ, इसके लिए इसका नाम दिया हुआ कोलमनर। सो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, it makes the inner lining of the stomach, intestine and other internal organ. Columnar epithelial tissue are making an internal lining of a stomach, intestine and other internal organ. Other internal organ may be the kidney also. Yes, they are also found in kidney also. The cells are tall. The cells are tall and they are pillar-like. The cells are taller and pillar-like. ये चीज आप समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी काम की भी। ये देखिए कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू को अगर आपको कैरेक्टराइज करना है दूसरे टिश्यू से, मान लो आपके सामने ये चारों के चारों टिश्यू में से एक सेंटेंस आ जाता है और आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है आइडेंटिफाई द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सो डेफिनेटली ये सेंटेंस होगा। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर दे आर ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली एंड नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली। वो आगे से काफी बड़े होते हैं और पीछे से छोटे होते हैं, मतलब समझ लो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगी। They are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. They are broader from anteriorly, narrow from posteriorly. So what are the columnar epithelial tissue? Columnar epithelial tissues are making an inner lining of a stomach, intestine and other internal organ which may include kidney also. But most probably आप इनको ध्यान दो, stomach और intestine को, and they are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. They are broader from anteriorly and narrow from posteriorly. Nucleus is a oval and elliptical shape. इन दोनों के अंदर सर्कुलर राउंडेड है। यहाँ पे देखिए nucleus is a oval और elliptical and nearly at the basal end. वो सेंटर पे नहीं है, बेस पे है। बेस पे मतलब नीचे की तरफ।
कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू वो वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन में भी होते हैं। इनका जो मेन फीचर्स है वो ब्रॉडर होते हैं सामने की तरफ से एंटीरियरली और काफी छोटे होते हैं पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली। दे आर ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली। आगे की तरफ से बड़े होते हैं, पीछे की तरफ से छोटे होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है वो ओवल और इलिप्टिकल शेप में होता है, लेकिन वो सेंटर पे नहीं, बेस पे होता है। ठीक है। अब कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के दो अलग अलग प्रकार बनते हैं। एक होते हैं सीलिएटेड, एक होते हैं नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड वो वाले होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीलिया, और ये वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं। और नॉन सीलिएटेड वो वाले होते हैं जिनके अंदर सीलिया की जगह पर माइक्रोविलाई होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते हैं लेकिन रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, they are found in the upper respiratory tract. Upper respiratory tract means you can say nose, nasal chamber, nasal cavity, etc, etc, means up to the pharynx, up to the pharynx, or you yes, up to the pharynx. Trachea, bronchi, bronchiole, lungs, alveoli, they are lower respiratory tract. So they are found in upper respiratory tract, also found in the fallopian tube, which we also called oviduct in the female reproductive system. They contain large number of cilia. They contain large number of cilia and nucleus oval and placed at the basal end like columnar epithelial tissue. All the features of a columnar ciliated or non-ciliated columnar epithelial tissue will be similar like a columnar. Ciliated columnar epithelial tissue or either non-ciliated columnar epithelial tissue will have a common feature, like they will be broader from anterior and narrow from posterior, because they both are subtype of a columnar. No? So both will share the same feature, like broader from anteriorly, narrow from posteriorly. But difference is that they are having a large number of cilia. And what is the function of cilia? Cilia perform vibratory movement. So vibrations like that vibratory movement are found. They are also found in the, you can say, internal ear. Yes. Non-ciliated columnar epithelial tissue. Cilia absent in non-ciliated columnar epithelial tissue. Cilia are absent, but they are replaced by microvilli. And what are the function of microvilli? Microvilli increase the area of absorption. Microvilli increase the area of absorption. एक बार हिंदी में समझ लीजिए। non-ciliated और non-ciliated columnar epithelium tissue जो होते हैं उनके मेन फीचर्स कोलमनर जैसे ही होते हैं, मतलब ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियरली, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली। ये वाले फीचर्स इनके कॉमन होंगे। क्यों कॉमन होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों कोलमनर एपिथेलियल के टाइप ही हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो फीचर्स होंगे वो कॉमन होंगे। ब्रॉडर फ्रॉम एंटीरियर, नैरो फ्रॉम पोस्टीरियरली, आगे से बड़े हुए और पीछे से छोटे हैं। अब सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड में मेन डिफरेंस क्या है? सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब नॉस्ट्रिल में, नेसल चेंबर में, नेसल कैविटी में और फेरिंक्स तक। और ये फैलोपियन ट्यूब में, मतलब जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं फीमेल में, जहां पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में, तो पूरा फैलोपियन ट्यूब भी कोलमनर एपिथेलियल से बना हुआ है। और इनका जो न्यूक्लियस है वो कोलमनर के जैसा ही, मतलब ओवल और नीचे सेट हुआ। और इनके अंदर सीलिया होते हैं काफी ज्यादा नंबर में, और सीलिया का काम है वाइब्रेटरी मूवमेंट करना। नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सीलिया की जगह पर क्या होते हैं? माइक्रोविला। और माइक्रोविला का काम है इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। सो दिस इज अबाउट स्क्वीमस क्यूबोइडल कोलमनर, टाइप ऑफ कोलमनर, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कम टू द ग्लैंडुलर। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? वैसे वाले एपिथेलियल टिश्यू जो एक साथ में आने के बाद एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का मेन काम क्या होगा? सिक्रेशन करना। क्या सिक्रेट करना? हार्मोन सिक्रेट करना, हार्मोन प्रोड्यूस करना। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज आर दोस एपिथेलियल टिश्यू इन व्हिच सो मेनी हार्मोन secretory cells are coming close together and make a one organ. That organ is called as a gland, and this gland is engaged in the process of a production of hormones. That's why they are called glandular epithelial tissue. I would like to tell you there are two type of gland. One is a endocrine gland, second one is a exocrine gland. See, I'll tell you very technically and very simply also, so that you will understand in 1 minute. Yes, endocrine gland का मतलब होता है ductless gland. Endocrine gland का मतलब होता है ductless gland. Now you just imagine this is one gland, this one is endocrine gland and this one is exocrine gland, and this is the target. This is the target. Target means where we wanted to transfer hormone.
यहाँ पे हमें हार्मोन ट्रांसफर करना है तो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन, मतलब जहां पे हमें हार्मोन ट्रांसफर करना होता है, जिस ऑर्गन को हार्मोन की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। अब यहाँ पे देखिए ये वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये एक स्पेसिफिक डक्ट है, दिस इज स्पेशल डक्ट व्हिच कैरी हार्मोन। तो ये डक्ट जो है वो कहां से कहां तक जुड़ी हुई है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से लेकर टारगेट तक जुड़ी हुई है। तो ये जो ग्लैंड है वो अपना हार्मोन इसके अंदर छोड़ देंगे और हार्मोन कहां जाएगा, हार्मोन जाएगा टारगेट सेल के अंदर। कहां जाएगा हार्मोन, हार्मोन जाएगा टारगेट सेल के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अब आप ये समझ के चलो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें कोई डक्ट है ही नहीं, उसमें कोई पाइप है ही नहीं। तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल जो यहां से मूवमेंट करेगी, एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल जो यहां से वहां मूवमेंट करेगी, तो फिर क्या होगा, ये ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स अपना हार्मोन डायरेक्टली इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देंगे। यस, ये ग्लैंड्स अपना हार्मोन इस ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम उस हार्मोन को उस टारगेट तक लेके जाएगी। तो उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो वाले ग्लैंड होते हैं जिनको हार्मोन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डक्ट या तो पाइप अवेलेबल नहीं होता है। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, अपना हार्मोन उस डक्ट में नहीं सॉरी आर्टरी में पोर कर देते हैं, आर्टरी में छोड़ देते हैं, आर्टरी में डाल देते हैं। फिर वो आर्टरी ब्लड अगर उस टारगेट तक लेके जाती है तो हार्मोन भी लेके जाएगी। इसके लिए हम इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यस, ओवरी, टेस्टिस, इवन तो किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करती है, बिकॉज किडनी इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करती है। ऐसे काफी सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। यस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड से लेकर टारगेट तक एक स्पेसिफिक पाइप के थ्रू, एक स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू हार्मोन कैरी करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये वाला पूरा टॉपिक हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, their classification into two category like simple and compound. Compound have only one example, stratum germinative, and simple have for example squamous cuboidal. For example means four sub classification, four sub category: squamous, cuboidal, columnar and glandular. Columnar further divided into two categories: ciliated columnar epithelial tissue, non-ciliated columnar epithelial tissue. Hello dear all students, so right now I am going to tell you about connective tissue. I am going to teach you about the connective tissue. तो क्या होते हैं connective tissue, और connective tissue ये शब्द सुनने के बाद आपके माइंड में क्या चल रहा है? यस, तो आपके माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि connective tissue मतलब ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो यस, इट इज ट्रू, इट इज करेक्ट। सो आई टेल यू, connective tissue are you can say widely located or widely distributed in our body. Connective tissue are widely distributed in our body means all the body parts are specially, all the body parts means from the head region up to the toe there will be connection by the connective tissue. Connective tissue हमारी पूरी बॉडी में widely distributed है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Connective tissue ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? They basically provides strength and support. कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ये दो चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आवर बॉडी हैज अ स्केलेटन, आवर बॉडी हैव अ बोनी स्केलेटन एंड आल्सो देयर इज अ कंट्रीब्यूशन बाय द कार्टिलेज. So cartilage and skeleton both are providing support to our body. They both are also providing strength to our body. Is it true or no? Blood which is moving from the heart to the different body tissue, they are connecting to each and every cells of our body, and that's why we are calling them as a connective tissue. Connective tissue हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में स्केलेटन है
और स्केलेटन में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक है बोन और दूसरे जो सपोर्टिंग है कंट्रीब्यूटर वो है कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों को मिला के हमारी बॉडी में जो स्केलेटन बनता है, स्केलेटन हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है और प्लस ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये सिंपल चीज हुई कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर नॉट सीन ऑन द बॉडी सरफेस बट एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी ऑलमोस्ट आर लिंक बाय आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में भले ही कनेक्टिव टिश्यू बाहर से नहीं दिखे, लेकिन हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो ऑलमोस्ट कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से लिंक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अब हमारी बॉडी में आई से या तो हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लेग्स है, आर्म्स है, ये सभी बॉडी ऑर्गन्स है। लेकिन इन सभी बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करता है? ब्लड, वाया ब्लड सर्कुलेशन। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड टाइप ऑफ अ फ्लूइड टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल ब्लड भी कलेक्ट करता है, लिम्फ भी कलेक्ट करता है। सो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज अ कलरलेस बिकॉज एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये होता है हमारी बॉडी में ये होता है हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कनेक्टिव tissue provides two essential elements। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में दो सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है और वो कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट वन इज सेल्स एंड सेकंड वन हम कहें तो हम उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर या तो इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट इट इज ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन इज सेल एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूं, ये दोनों है क्या चीज। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अस टू एसेंशियल एलिमेंट। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में दो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो एलिमेंट है, पहला वाला है सेल्स और दूसरा वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स। तो ये मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल बोन, यस बोन। सो बोन इज कंसीडर्ड एज अ सेल एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स? एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स मींस the site where bone hold itself, it is called extracellular ground matrix। कनेक्टिव टिश्यू दो इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है, एक होता है सेल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स। सेल मतलब वो ऑर्गन जहां पे कनेक्टिव टिश्यू हो, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, तो ये बोन है, अब ये बोन है हमारे, तो बोन होंगे सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स मतलब जहां पे बोन होल्ड होते हैं, यस जहां पे बोन की होल्डिंग होती है, जहां पे वो ठहरा होता है, स्टेबिलिटी मिलती है उनको, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स और उस बोन को हम कहेंगे सेल। तो ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक और चीज, कनेक्टिव टिश्यू आर हाईली वॉस्कुलर। अब ये चीजें देखिए, ये चीजें हमने एपिथेलियल टिश्यू में नहीं देखी थी। हमने एपिथेलियल टिश्यू में डिस्कस किया हुआ था कि एपिथेलियल टिश्यूज आर अवॉस्कुलर, मतलब वहां पे उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज आर हाईली वॉस्कुलर, मतलब ये ऐसे टिश्यू है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है। एपिथेलियल टिश्यू वाज अवॉस्कुलर, मतलब उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता है और न्यूट्रिएंट कैसे उनको मिलता है? वाया डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हाईली वॉस्कुलर है, मतलब इनके अंदर ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा है और ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? इनके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू जल्दी मिलते हैं, इनके अंदर ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू connective tissue according to the structure, function and location, connective tissues are mainly divided into three categories. You can also say that they are divided into four categories, but three categories are, they are divided into these three categories. Yes, first category is connective tissue proper, and second one is skeletal connective tissue. Second one is skeletal connective tissue, and third one is fluid connective tissue. Fluid
connective tissue. So these are three different type of a connective tissue. I would like to tell you connective tissue proper, skeletal and fluid all are further divided into two types. Like connective tissue proper is divided into two variety. One is the areolar connective tissue and second one is the adipose connective tissue. अब कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर न बताते हुए एरियोलर और एडिपोस सेपरेट भी बताते हैं. अगर ऐसे बताते हो, अगर ऐसे एक्सप्लेन करना है तो चार प्रकार हो जाते हैं, अदरवाइज इनके तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप होते हैं. सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू आर टाइप ऑफ connective tissue proper. Second, skeletal connective tissue. They are further divided into two categories, like a bone and second one cartilage. Bone and second one cartilage. And third one, fluid is a type of connective tissue which has a two category. One is a blood and second one is lymph. One is blood and second one is lymph. So this one is the classification of connective tissue. Now I'll tell you this classification in detail. So guys, after introduction of connective tissue, I am going to tell you the type of connective tissue. Yes. So first type, I am going to explain you the connective tissue proper. What is connective tissue proper? Connective tissue proper are those type of a connective tissue which are further divided into two categories. First one is connective tissue. First one is areolar connective tissue and second one is a adipose connective tissue. First one areolar connective tissue, second one is adipose connective tissue. So first I am going to tell you about areolar connective tissue, which is connective tissue proper first type. So let's begin. Areolar connective tissue. So what are the areolar connective tissue, what are their role and what are the type and etc. we'll discuss in this one. Yes, let's start. First of all, areolar connective tissue ऐसा नाम क्यों है? Areolar connective tissues are those tissue which have some air spaces, which are having some air spaces. ये वो वाले टिश्यू है जिनके अंदर एयर भरने की जगह होती है, एयर भरने की, हवा भरने की कैविटी होती है, एयर भरने की कैविटी होती है, इसके लिए हम इनको कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Areolar connective tissue are the type of a connective tissue proper. They are found in below skin. They are found on the bone. ये हमारी स्किन के नीचे होते हैं और हमारे बोन के साथ होते हैं, और इवन दे आर आल्सो फाउंड इन द मसल. Areolar connective tissues are found in below the skin. They are connected to bone and they are also connected to the muscle. For your kind information, connective tissues are containing two important things. As you know that every connective tissue are containing two important things. One is a cell and second one is a extracellular ground matrix. So they are containing extracellular ground matrix, which is made by jelly like substance called collagen. ठीक है, समझ रहे हैं आपको? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किससे बना हुआ है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स से बना हुआ है, और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? हमें कोलेजन फाइबर पाया जा रहा है, कोलेजन प्रोटीन पाया जा रहा है. फिर से एक बार देख लीजिए. Areolar connective tissues are found below the skin. They are connected to the bone. They are also connected to the muscle. Even the bone are the own self type of a connective tissue. So they are found below skin, connected to bone and connected to muscle. Areolar connective tissue are composed by the extracellular ground matrix and it contains a jelly-like material, jelly-like colloidal ground material that is called as a collagen, or you can say collagen. For your kind information, areolar connective tissue produce two types of fibers, and these fibers are, first one is white fibers,
एंड सेकंड वन इज येलो फाइबर्स। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो बाकी सब कंसेप्ट इजी हो जाएगी इस वाले टॉपिक में, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अपने अंदर में से दो प्रकार के फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक होते हैं व्हाइट वाले फाइबर और दूसरे होते हैं येलो वाले फाइबर। अब ये फाइबर क्या है, उनकी फीचर्स क्या है, खासियत क्या है और वो क्या फंक्शंस करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर, मैं आपको इनके बारे में शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। यस, व्हाइट फाइबर्स दे आर मेनी अरेंज इन बंडल, there are many and arranged in bundle. Yellow fibers are only few and arranged singly or singly. White fibers are many in number and they are arranged into bundles, while yellow fibers are only few in number and they are arranged singly. ये दोनों के बीच में main difference हो गया। Yes, white fibers are also called collagen fibers and yellow fibers are also called elastin fibers। अब ये देखिए व्हाइट फाइबर्स का नाम क्या है, व्हाइट फाइबर्स को कोलाजन फाइबर्स भी कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि व्हाइट फाइबर जो होते हैं उनके अंदर कोलाजन प्रोटीन होता है, दे आर कंटेनिंग कोलाजन प्रोटीन and as they are containing collagen protein they provide strength। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड येलो फाइबर्स आर मेड बाय द इलास्टिन प्रोटीन, therefore they are also called as a elastin fiber। they are containing which protein, they are containing elastin protein। if they are containing elastin protein so they are engaged in giving elasticity means स्ट्रेचेबिलिटी। रबर कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं वैसे ही येलो फाइबर्स होते हैं। यहां तक हमने जो भी देखा एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड बिलो द स्किन, दे आर कनेक्टेड टू बोन, दे आर कनेक्टेड टू मसल, दे आर कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेल्युलर ग्राउंड मैट्रिक्स and that ground matrix is made by jelly like material called collagen। yes, areolar connective tissues are producing two variety of fibers, one is a white fiber, second one is yellow fiber। white fibers are many in number, they are arranged into bundle, yellow fibers are only few in number and they are arranged singly। white fibers are also known as a collagen fiber because they are containing collagen protein and which gives a strength to the body, and yellow fibers are also called elastin protein because they contain elastin protein, and due to elastin protein they are getting elasticity means flexibility or you can say stretchability। this is basic things about what areolar connective tissue। now अब हम आगे बढ़ते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कितने एग्जांपल्स हैं। यस, एग्जांपल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैव three main example। first one is a fibroblast। fibroblast is one type of a cell, yes, and second one is a mast cell, and third one is macrophages। yes, let's begin in detail। what are the first fibroblast? yes, fibroblast क्या होते हैं, fibroblast are the example of areolar connective tissue which are responsible for secretion of both white and yellow fibers। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट का काम होता है व्हाइट और येलो फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। यस, अब व्हाइट फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, येलो फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन दोनों फाइबर्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल का। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ, मास्ट सेल। ये क्या करते हैं, मास्ट सेल produces heparin
एंड हिस्टामाइन। मास्टर सेल दो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एक केमिकल होता है हिपेरिन और दूसरा होता है हिस्टामाइन। अब हिपेरिन और हिस्टामाइन दोनों का काम क्या है? रिमेंबर, हिपेरिन इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन इज इट्स अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। एंटी मींस अपोजिट एंड कोएगुलेंट मींस स्टॉपिंग ऑफ ब्लड। हिपेरिन जब तक हिपेरिन हमारी बॉडी में है तब तक हमारी बॉडी में ब्लड कभी क्लॉट नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी अगर प्लेटलेट की एक साथ कलेक्शन हो जाए, एक साथ एग्रीगेट हो जाते, अगर प्लेटलेट एक साथ में आ जाते हैं तब थ्रोम्बोसिस नाम के ट्यूमर फॉर्म हो सकते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड कभी भी ऑलमोस्ट क्लॉट नहीं होता जब तक हिपेरिन है। तो हमारी बॉडी में हिपेरिन कौन प्रोड्यूस करता है? मास्ट सेल। यस। और हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन के बहुत सारे रोल है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्लेज रोल इन you can say inflammatory reaction. It plays important role in allergic reactions. ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। इवन दो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में भी ये रोल प्ले करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच प्रोवाइड करने में भी मदद करते हैं। सो हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंड हिस्टामाइन हेल्प इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब जहां पे सूजन होती है उसी रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, जब हमें एलर्जी हो जाती है, जब हनी भी काट लेते हैं, जब हमारी बॉडी में स्किन में रेडनिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये जो रिएक्शन होते हैं ना वो हिस्टामाइन के कारण होते हैं। और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने ये भी इनका काम है। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस? Macrophages help in phagocytic reaction. What are phagocytic reaction? जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई इनका इन्फेक्शन होता है तब हमारी बॉडी में WBC फाइट करते हैं। तो WBC जब उन एनिमीज के साथ, बैक्टीरिया, वायरस के सामने फाइट करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं phagocytic reaction and it is performed by macrophages. So this is overall about the areolar connective tissue, which is a type of connective tissue proper. So now we are going to discuss about second type of a connective tissue proper, that is adipose connective tissue. तो adipose connective tissue का मतलब क्या होता है? They are fat storaging tissue. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करते हैं, तभी उनका नाम है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस का मतलब क्या होता है? फैट स्टोरेजिंग। सो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू आर फैट स्टोरेजिंग कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स डिस्कस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू are the type of a connective tissue proper which are mainly responsible for storage of a fat and that's why they are called adipose connective tissue. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दूसरे टाइप हैं जिनका नाम है मेनली एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये फैट स्टोरेज करना ये इनका मेन काम है, इसके लिए हम इनको कहते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। रिमेंबर in adipose connective tissue, just remember this is adipose connective tissue. So in adipose connective tissue, nucleus and cytoplasm. In adipose connective tissue, nucleus and cytoplasm are shifted towards periphery. Why? Because this totalmost all area is occupied by the fat. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। व्हाट आर एडिपोसाइट्स? एडिपो मींस फैट, साइट में सेल, a cell which store fat, it is called adipocyte and group of adipocyte will be called as adipose tissue. एडिपोसाइट का मतलब क्या होता है? फैट स्टोर करने वाले सेल। अगर एक साथ फैट स्टोर करने वाले सेल एक साथ आ जाए तो उसे हम कहेंगे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सा मतलब हो जाता है एडिपोस टिश्यू। सो ये जो एडिपोस सेल्स होते हैं मतलब एडिपोसाइट्स होते हैं, फैट स्टोरेजिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर फैट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है
कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डायरेक्टली बाउंड्री पे मतलब पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं और सेंटर का पूरा हिस्सा मतलब 80 to 90% डायरेक्टली फैट से भर जाता है। 80 to 90% जो होता है वो फैट से भर जाता है। आई वुड लाइक टू टेल यू adipose tissue. Adipose tissue produces two type of fibers. One is a white fiber, second one is a you can say brown fibers. One is white. आप ये कह सकते हो एडिपोस टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। वन इज द व्हाइट एडिपोस टिश्यू, सेकंड वन इज ब्राउन एडिपोस टिश्यू। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? What is a white adipose tissue and what is a brown adipose tissue? Why the colors are like that? White adipose tissues are basically the opaque. Opaque means non-transparent. Why it is opaque? Just because due to large number of adipocytes. ये जो व्हाइट कलर के टिश्यू होते हैं, व्हाइट कलर के एडिपोस टिश्यू होते हैं, ये व्हाइट कलर में क्यों होते हैं? बिकॉज ये ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इनके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता है। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, यू कांट सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट बिकॉज दे आर ओपेक। व्हाई दे आर ओपेक? ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर देयर, एंड इफ एडिपोसाइट्स आर मोर, so due to the fact you can't see transparently, so therefore they are opaque. व्हाइट एडिपोस टिश्यू ओपेक होते हैं, मतलब आर पार अब इसमें से कुछ भी नहीं दे सकते हो। इसका रीजन क्या है? इसके अंदर काफी सारे नंबर, काफी से एडिपोसाइट्स के काफी से ज्यादा नंबर है, और एडिपोसाइट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली फैट भी ज्यादा है, और फैट ज्यादा है तो इसमें से आप आर पार कुछ भी नहीं देख पाओगे। ब्राउन एडिपोस टिश्यू वो होते हैं, हाँ पहले भी देखो, जो व्हाइट एडिपोस टिश्यू होते हैं वो हमें अडल्ट में और जनरली ओल्ड कंडीशन में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये अडल्ट में पाए जाते हैं, मतलब यंग लोगों में। और ब्राउन एडिपोस टिश्यूज आर ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन इन कलर। इनका कलर क्या होता है? इनका कलर ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन होता है ड्यू टू मोर सप्लाई ऑफ ब्लड। इनके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होने के कारण इनका कलर हो जाता है रेडिश टू ब्राउन, और ये जनरली फीटस में पाए जाते हैं। फीटस मींस a baby inside the pregnant woman is called fetus, and it is also found in infant. Infant means a newly delivered child is called infant, मतलब जो नया बच्चा पैदा होता है उसे हम कहते हैं infant। 6 से 8 महीने तक के बच्चे को हम infant कह सकते हैं। तो व्हाइट फाइबर्स अडल्ट में पाए जाते हैं और ब्राउन फाइबर्स फीटस में पाए जाते हैं, इन्फेंट में पाए जाते हैं। व्हाइट फाइबर ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इनके अंदर फैटी सेल्स ज्यादा है, और ब्राउन फाइबर्स जो होते हैं मतलब ब्राउन एडिपोस टिश्यू जनरली रेडिश ब्राउन होते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। अगर हम ये देखें कि इनका जो मेन फीचर्स है, मतलब इनके रोल क्या है एडिपोस टिश्यू के, तो रोल तो आपको समझ ही गए होंगे कि ये एडिपोस टिश्यू फैट स्टोर करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा। What are the role, or you can say what are the functions of adipose tissue? So I would say functions of adipose tissue. Come on guys, what are the functions of adipose tissue? First, storage of fat. Main function इनका fat को store करना, ठीक है? They provides source of energy. Can you guess how they provide source of energy? See, जिनके अंदर एडिपोस टिश्यू ज्यादा होते हैं तो उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है तो वो ओबेस हो जाते हैं, मतलब ओबीस हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। और अगर मोटापा बढ़ जाता है, अगर हम ज्यादा फैट है हमारी बॉडी, देखो जो एकदम पतले लोग होते हैं, लीन पीपल्स, अगर वो स्टार्वेशन करते हैं मतलब फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उनकी बॉडी में जितनी एनर्जी है वो ऑलमोस्ट काफी कुछ घंटों में यूज हो जाती है, फिर उनको भूख लगती है। और जो फैटी लोग होते हैं उनको, तो फैटी लोग क्यों बनते हैं? वो ज्यादा खाते हैं तो भूख तो उनको हमेशा लगती रहती है, वो बात अलग होगी। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, और फैट में ग्लाइकोजन फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। जब हमें भूख लगती है, जब हम फास्टिंग में होते हैं, तब ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है। मतलब जो फैटी लोग होते हैं उनके अंदर एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू लीन पीपल, पतले, यस थिन पीपल। तो दे प्रोवाइड्स एन सोर्स ऑफ एनर्जी, मींस हु प्रोवाइड्स एडिपोस टिश्यू। थर्ड, इट इज अ
it is considered as good insulator. What is an insulator? कुछ लोग insulator का वर्ड सुनते से ही उनको इंसुलिन ही में आ जाता है. इंसुलेटर और इंसुलिन का आपस में कोई संबंध नहीं. इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है हाई टू नॉर्मल, और इंसुलेटर का मतलब होता है गर्मी पैदा करना. यस, अब हम जब सर्दियों के सीजन में स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर क्या होता है? स्वेटर इंसुलेटर होता है, हमें गर्मी प्रोवाइड करता है. और सेम में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, एडिपोज टिश्यू में गर्मी भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी. और एक इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स अस सपोर्ट protection, and you can also say that it provides actually the support, it also provides protection, and it also gives a strength to internal organs. So this is about adipose tissue. So dear all students, connective tissue proper also have two more example. One is a tendon and second one is the ligament. टेंडन और लिगामेंट. जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू कौन सा देखा था? एरियोलर. उसमें व्हाइट और येलो फाइबर्स थे. तो ये व्हाइट और येलो फाइबर्स में से ही प्रोड्यूस होते हैं. ये देखिए टेंडन क्या होता है? टेंडन दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल टू बोन. मतलब टेंडन और लिगामेंट में पहले ये मतलब समझ लीजिए, when muscle is attached to bone it is called tendon, and when one bone is attached to another bone it is called as a ligament. When muscle is attached to bone it is called tendon. And how tendon is formed? Tendon is formed from bundles of a collagen fiber. What was the collagen fiber? White fiber. हमने देखा था ना, white fiber को collagen fiber कहते हैं. तो जब एक मसल दूसरे बोन के साथ अटैच होता है तो तब हम उसे कहते हैं टेंडन, और जब एक बोन दूसरे बोन के साथ अटैच होता है तब उसे हम कहते हैं लिगामेंट. फिर आप सोचोगे सर एक बोन दूसरे बोन के साथ अटैच होता है उसे तो जॉइंट कहते हैं. तो हाँ मेरे भाई, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना हम सभी जॉइंट्स को हम लिगामेंट ही कहते हैं. बेसिकली जॉइंट्स को लिगामेंट के नाम से ही पहचाना जाता है. So ligament means when one bone is attached to another bone it is called ligament, and it is formed by the bundles of a yellow fibers. What was yellow fiber? Elastic fibers. इलास्टिक फाइबर को ही हमने येलो फाइबर कहा था ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन था. और व्हाइट फाइबर्स को हमने कोलेजन फाइबर कहा था क्योंकि उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स था. और कोलेजन फाइबर अगर हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो अल्टीमेटली वो प्रोवाइड मूवमेंट भी करता है. और लिगामेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? लिगामेंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इलास्टिन प्रोटीन गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. एग्जांपल ऑफ अ टेंडन इज अकिल्स टेंडन एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन. बट लिगामेंट के टेंडन तो हमारी लिगामेंट के जो एग्जांपल है वो तो हमारी पूरी बॉडी में अवेलेबल है, जिसको हम जॉइंट्स के नाम से पहचानते हैं. तो ये वाला हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें हमने व्हाइट और येलो फाइबर देखे, माइक्रो यू कैन से फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस हमने देखे. उसके बाद हमने एडिपोसाइट्स देखा जिसमें हमने व्हाइट एडिपोस टिश्यू और ब्राउन एडिपोस टिश्यू देखे. और उसके बाद हमने टेंडन और लिगामेंट देखा. So guys, here I go with the second topic of skeletal connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू में पहले हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके हमने सब टाइप देखे. अब हम देख रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. So I would like to tell you skeletal connective tissue means a tissue which help us to make a skeleton, and our skeleton is most probably made by two things. One is a bone and second one is cartilage. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू वो वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्केलेटन बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बोन और कार्टिलेज के नाम से हम जिनको जानते हैं. So skeletal connective tissues are further divided into two categories. One will be the bone and second will be the cartilage. Yes. So first of all I will explain you bone and then I will explain you the cartilage. Yes. So let's start with the topic called bone. Yes, अब बोन क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा एक जैसे फीमर बोन के डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं. So this is the bone. Yes, like a femur bone. It has a holes. Now these holes are generally called as a osteopores. Osteopores. And inside this there are some
cavities are available. These cavities are called lacuna, and this cavity is actually fluid filled cavity. I'll tell you everything about this. So let's start about bone. How can you define the bone? Bone क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उनको हम क्या डेफिनेशन क्या देंगे? So bone, it is hard, solid, calcified organ of our body which provides support, protection, movement, strength, etc. ये देखिए, ये है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डेफिनेशन फॉर द बोन. बोन क्या होते हैं? बोन इज अ हार्ड है बोन. बोन इज अ सॉलिड मटेरियल. कैल्सिफाइड मींस कैल्शियम से बना हुआ. बोन इज अ हार्ड सॉलिड कैल्सिफाइड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड अस सपोर्ट, प्रोटेक्ट मींस प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ. ये चार चीजें तो प्रोवाइड करता है, काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है. बोन प्रोवाइड्स अस सपोर्ट. ये हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन में सपोर्ट करता है. प्रोटेक्शन, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन lungs are protected by bone, rib cage. Heart is protected by rib cage. Our brain, very important organ of our body, protected by the skull. So same way, so many body parts are there which are fully protected by the bone. Yes, I would like to tell you. See this outer covering. You can see this outer covering of the bone. Outer covering of the bone. Outer covering of bone is called पेरिस्टोमियम. ये याद रखिए आपको, जब मैं आपको एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगा तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. एंड structural unit of bone is called you can say Haversian system. ये वर्ड थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको इन चीजों को याद रखना ही पड़ेगा. आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. तो आपके सामने जब भी ये ऑस्टियो वर्ड आता है तो आप उसमें से गेस कर लो कि बोन के बारे में डिस्कशन हो रहा है. ठीक है. सो ऑस्टियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बोन. Bone is a hard, solid, calcified organ which provides support, protection, strength, and movement. Outer covering of a bone is called peristomium, and a structural unit of bone is called Haversian system. I would like to tell you two Haversian system. Two Haversian system. Connect with each other. It is called connect with each other. It is called Walkman's canal. ये देखिए डिफरेंस क्या होता है. बोन की जो ऊपर की कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. वर्ड को प्रॉपर्ली समझ लीजिए. नेक्स्ट टाइम आपके सामने सिर्फ पेरिस्टोमियम में वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको चार ही ऑप्शन में से सिलेक्ट करते आना चाहिए. यस, ये देखिए बोन की जो ऊपर की कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. यस, अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो ये सब लिख लो आप. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड Haversian system. Like structural and functional unit of our body, cell. Structural and functional unit of kidney, nephron. Then structural unit of bone is called Haversian system. क्या है वो? Haversian system है.
टू हेवर्शियन सिस्टम, जब दो स्ट्रक्चरल यूनिट बोन के एक साथ में मिलते हैं तब हम उसे कहते हैं वॉक्समैन्स कैनल। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं वॉक्समैन्स कैनल। व्हेन टू हेवर्शियन सिस्टम, जब दो हेवर्शियन सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं हम उसे कहते हैं वॉक्समैन्स कैनल। रिमेंबर, इनसाइड द बोन there are some holes are present. These are called as osteopores. What are the function of this osteopore? Osteopore basically store calcium and phosphate. Calcium और phosphate store करना इन pores का काम है। And लेकिन क्या है? It is a fluid filled it is a fluid filled cavity of bone. अब आप सोचो कि बोन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? होता है कोई बोन के अंदर फ्लूइड? यस, बोन के अंदर भी फ्लूइड होता है। बोन के अंदर बोन मेरो होता है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो क्या करता है? हेमेटोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यस, सो इनसाइड द बोन देयर आर सम fluid filled cavities are available. They are called as a lacuna. ठीक है, lacuna उनको कहते हैं। और ओस्टियोपोर्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं। बोन सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व। बोन के अंदर दोनों चीजों का सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स का भी होता है और नर्व का भी होता है। अब ये चीज देखिए कि बोन के अंदर ब्लड वेसल्स कैसे एंटर करती है। Just imagine this one is the outer covering of bone. Yes, what is that outer covering? Peristome। ये पेरिस्टोमियम है। तो ब्लड कैसे एंट्री करता है? ब्लड पेरिस्टोमियम को ऐसे क्रॉस करके अंदर आ जाता है। So blood vessels, especially like a blood capillary, enters inside the bone by crossing the peristomium outer covering and directly enter. Remember, bone is made by hard solid calcified matrix. I'll tell you, bone is made by hard solid calcified matrix, and this matrix is called ओसिन। याद रखिए, ये भी एमसीक्यू में पूछे जाने जैसा बात है। ठीक है, बोन, हाउ द बोन इज मेड? बोन इज मेड बाय हार्ड सॉलिड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स में कैल्सिफाइड मटेरियल, दिस इज नोन एज अ ओसिन। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो बोन के जो केविटी है कभी कभी ना भर जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए एक कंसेप्ट समझ लीजिए, deposition of inorganic mineral salt in bone. It is called hydroxyl apatite। तो बोन के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये सब चीजें आई होप आप लोगों के सामने क्लियर है। पेरिस्टोमियम, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। हेवर्शियन सिस्टम, structural unit of bone. Two Evershian system connect with each other. Waxman's canal. Yes, bone supplied with the blood vessels and nerve. Deposition of inorganic material or inorganic mineral salt in the bone is called hydroxyl apatite. The pores in the bone is called osteopore, which store calcium and phosphate, and lacuna is a fluid-filled cavity in the bone. Yes, bone is covered by hard, solid, calcified matrix called as osin. Study of bone is called osteology. So guys, as I explained you full detail about the bone, now I am going to tell you the type of a bone. जैसे हमने bone के बारे में पूरा डिटेल में देखा, अब हम देखते हैं कि bone के कितने टाइप होते हैं। तो bone के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्जी बोन, मतलब थोड़े बहुत सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कार्टिलेज जितने सॉफ्ट हो। सॉफ्ट मतलब उनके अंदर कैल्शियम थोड़ा कम होता है। और कॉम्पैक्ट बोन, ये हार्ड बोन होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है। So, spongy bone are found in the expanded ends of long bones
and compact bone are found in the shaft of a long bone. तो compact bone कहाँ होते हैं? Compact bone बोन के ऊपर के पार्ट में, शाफ्ट बोन की तरफ होते हैं, और ये उनके एंड पे होते हैं. मतलब स्पॉन्जी पोर्शन इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ अ बोन एंड कॉम्पैक्ट पोर्शन इज लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ अ बोन. इट इज फिल्ड विथ अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड रेड बोन मेरो. आपने बोन मेरो तो सुना होगा, तो इनके अंदर भी देखिए, इट इज फिल्ड विथ यू कैन से फैटी टिश्यू. यहाँ पे है सॉफ्ट टिश्यू, यहाँ पे फैटी टिश्यू. तो फैटी टिश्यू का नाम है येलो बोन मेरो, और यहाँ पे क्या है? रेड बोन मेरो. तो रेड बोन मेरो क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमेटोपोएसिस, हिम ब्लड, पोएसिस फॉर्मेशन, हिमेटोपोएसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो इनका काम है ब्लड सेल फॉर्मेशन करना. और यहाँ पे येलो बोन मेरो का काम है स्टोरेज ऑफ फैट, फैट को स्टोर करना. क्लियर एवरीवन? नाउ स्पॉन्जी बोन डू नॉट हैव अ हैवर्शियन सिस्टम, सो दे लैक हैवर्शियन सिस्टम. हैवर्शियन सिस्टम जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बोन इज कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम, इनके अंदर नहीं है. लेकिन कॉम्पैक्ट बोन हैज अ मेनी हैवर्शियन सिस्टम. तो स्ट्रक्चरल यूनिट कॉम्पैक्ट बोन के अंदर काफी ज्यादा है. क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज यू कैन से स्पॉन्जी बोन. मैं आपको रेड बोन में एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको इजी हो जाए. अब ये देखिए, ये वाला बोन है हमारे, ये है फीमर बोन. तो कुछ कुछ ऐसे कैविटीज होते हैं, इन कैविटीज के अंदर बोन मैरोस पाया जाता है. और बोन मैरो पूरा पूरा रेड कलर में होता है, मतलब रेड कलर की जेल होती है उसमें. दिस इज बोन मैरो. और इस बोन मैरो के अंदर क्या होता है? ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, मतलब हिमेटोपोएसिस नाम की प्रोसेस होती है. यस, दिस इज रेड बोन मैरो, responsible for yes blood cell formation. Scientifically we called it as a hemato. Hemato means blood, poiesis means formation, blood cell formation in bone marrow. अभी किसी का अगर बोन मैरो खराब हो जाता है तो फिर उनको कैंसर हो सकता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन होना बंद हो सकता है. फिर किसी और की बॉडी में से ब्लड ट्रांसफ्यूज करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब दिए जाते हैं. दैट इज बोन मैरो. समटाइम इट कैन बी डन बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंड अदरवाइज इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन लाइफ टाइम वी हैव टू डिपेंड ऑन blood transfusion. So this is about skeletal tissue first, that is bone. So guys, now we are going to discuss about the second type of a skeletal connective tissue, that is cartilage. First I already taught you about the bone, and now I am going to teach you about the cartilage. Yes, so let's start with the cartilage. सबसे पहले मैं cartilage बताऊँ आपको, फिर उसके 4 टाइप बताऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं cartilage क्या होता है. Cartilage, it is a tough flexible skeletal tissue found in vertebrate skeleton. क्या है cartilage? Cartilage एक tough है, टफ फ्लेक्सिबल स्केलेटन है, टफ है और फ्लेक्सिबल भी है. अब इन दोनों का मतलब क्या डिफरेंस आ गया? बोन इज अ टफ, नॉट द फ्लेक्सिबल, बट कार्टिलेज इज अ टफ एंड फ्लेक्सिबल. मतलब बोन पूरा पूरा हार्ड है और कार्टिलेज क्या होता है? थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है. ये देखिए, दिस इज कार्टिलेज फाउंड इन अवर नोज टिप, कार्टिलेज फाउंड इन अवर एक्सटर्नल ईयर, कार्टिलेज फाउंड इन दी यू कैन से व्हाट वी कॉल ट्रकिया. ट्रकिया वाज सी शेप कार्टिलेज. यस, इसोफेगस में कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन ट्रकिया में सी शेप कार्टिलेज होता है. तो ये कार्टिलेज होते हैं जो टफ भी है और फ्लेक्सिबल भी, मतलब थोड़े बहुत सॉफ्ट भी है, बिकॉज इनके अंदर कैल्शियम कम होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट कम होते हैं. सो इट इज अ टफ फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू फाउंड इन वर्टिब्रेट स्केलेटन. वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन में पाए जाते हैं. कार्टिलेज इज कवर्ड बाय व्हाइट टिश्यू शीथ, दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. एक याद रखिए, मैंने जैसे आपको पढ़ाया हुआ था, बोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. आउटर कवरिंग ऑफ बोन वाज कॉल्ड पेरिस्टोमियम. सेम वे आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. like a bone osteology card, you can say cartilage chondrology. Bone outer covering peristomium, cartilage outer covering perichondrium. ठीक है, ये क्लियर हो गया. Perichondrium have a gel like substance called chondrin.
पेरिकॉन्ट्रियम है जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड कॉन्ट्रियम। जैसे हमें पता है बोन के अंदर रेड बोन मेरो था जो ब्लड सेल फॉर्मेशन कर रहा था, बोन के अंदर येलो बोन मेरो था जो बेसिकली फैट स्टोरेजिंग कर रहा था। सेम वे कार्टिलेज के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिन, और कॉन्ड्रिन किसके अंदर होता है? स्पेशली पेरिकॉन्ट्रियम के अंदर। सो आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ट्रियम एंड इट इज कवरिंग द कॉन्ड्रिन। Chondroblast are cartilage forming cell and chondrocyte are cartilage cell। दोनों में क्या फर्क है? जैसे मैंने आपको बोन के अंदर में बताया हुआ था, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड osteoblast and bone cells are called osteocyte। Osteocytes are slightly inactive and osteoblasts are more active। This is fact about the osteoblast and osteocyte। Same way कार्टिलेज जब फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं chondroblast, और जब फॉर्म हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रियोसाइट। कॉन्ड्रोब्लास्ट आर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल एंड कॉन्ड्रोसाइट आर कार्टिलेज सेल। सो दिस इज अबाउट द कार्टिलेज। यस, एक बार फिर से देख लीजिए, कार्टिलेज इज अ टफ फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू फाउंड इन वर्टेब्रेट्स ऑफ स्केलेटन। ये टफ भी है स्केलेटन और फ्लेक्सिबल भी है बिकॉज इट हैज लेस कैल्शियम एज कंपेयर टू कार्टिलेज। Cartilage is covered by the outer covering which is a white tissue sheath called as a perichondrium which cover jelly like material called chondrin। कार्टिलेज जिससे बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और कार्टिलेज फॉर्म होने के बाद उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। नाउ कमिंग टू कार्टिलेज टाइप। नाउ दीज आर द 4 different variety of cartilage I am going to teach you। First है hyaline cartilage, second elastic cartilage, third one fibrocartilage, fourth one calcified cartilage। yes, यहां का पोर्शन था कार्टिलेज, वो मैं यहां पे रफ कर देता हूं, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। So, first one, hyaline cartilage। Hyaline cartilage is found at the end of a long bones, maybe at the ribs, maybe at the nose tip, maybe at the larynx, bronchial tree, fetal और embryonic skeleton। कहाँ पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन्स है उन सभी जगहों पे पाए जाते हैं। फिर वो चाहे लॉन्ग बोन्स यू कैन से रिब्स क्यों ना हो, फिर वो नोज टिप हो, लैरिंग्स हो सकता है, ब्रोंकियल ट्री हो सकती है, और फीटल मतलब जो 6 to 8 मंथ के चाइल्ड होते हैं उनके बोन में कार्टिलेज ज्यादा पाए जाते हैं, और एम्ब्रियो स्केलेटन मतलब जो बेबी होता है एब्डोमेन में मदर के, वहां पे भी उनके अंदर भी पाए जाते हैं। हाइलिन कार्टिलेज आर कॉम्प्रेसिबल एंड इलास्टिक इन नेचर। ये कॉम्प्रेस भी हो सकते हैं और इलास्टिक भी हो सकते हैं, दोनों फीचर्स इनके अंदर एक साथ ही अवेलेबल है। एंड हैव अ पेरिकॉन्ड्रियम, इनके अंदर आउटर कवरिंग होती है। देखिए किसी किसी के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, हैव पेरिकॉन्ड्रियम, हैव पेरिकॉन्ड्रियम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पेरिकॉन्ड्रियम किसके अंदर है, नहीं है। नीट में तो हर चीजें पूछी जा सकती है। हम कोई गारंटी से, कोई भी टीचर, कोई कितना भी जीनियस क्यों ना हो, किसको 50 ईयर का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो गारंटी से ये नहीं बता सकता कि इसके इस पेपर में ये आएगा या नहीं आएगा, या नहीं आएगा गारंटी से, until and unless he has selected some questions। So he is a paper setter। जब तक कोई पेपर सेटर नहीं होता आप कभी नहीं बता सकता कि आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं। और पेपर सेटर वाले बताएंगे क्यों? वो नहीं बताएंगे, वो ईमानदार होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन क्या है अभी हाइलिन कार्टिलेज का। हाइलिन कार्टिलेज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एंड दे आल्सो हेल्प इन रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर भी है। जैसे हम कोई कहां पे कोई ऐसे पंच करते हैं तो पंच करने के बाद जो फ्रिक्शन हो सकता है वो फ्रिक्शन को अवॉइड कर देते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर भी है। कार्टिलेज का शॉक एब्जॉर्बर में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये देखिए हमारी ये इंटरवर्टेबल जॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्टिलेज है हमारे, फाइब्रो कार्टिलेज, तो ये भी शॉक एब्जॉर्बर है। इलास्टिक कार्टिलेज, elastic cartilage found in epiglottis which is lead of a actually pharynx, lead of a pharynx। तो ये pharynx और esophagus में properly food intake और oxygen intake का काम करता है epiglottis। so epiglottis में भी elastic cartilage है which is called epiglottis। ईयर में मतलब कहाँ पे? एक्सटर्नल ईयर में, नॉट इन द मिडल और इंटरनल ईयर, ओनली इन एक्सटर्नल ईयर। दीज आर कॉल्ड एज ईयर ओसिकल। दे आर मेलस, incus and stapes। Malus, incus and stapes। So malus, incus and stapes are the ear ossicles which are belongs to elastic cartilage। And then trachea, yes, they have means elastic cartilage also have a perichondrium and contain elastic fiber। इनके अंदर elastic fibers हैं, मतलब कौन से फाइबर?
yellow fibers which provide elasticity. Function: give support and maintain shape. Fibrocartilage, they are the strongest and rigid cartilage. MSCT में काफी बार पूछा गया ये. Fibrocartilage are the strongest cartilage and rigid cartilage amongst all four cartilage. Found in the pubic symphysis, means in the hip bone. We also call it as a innominate bone. And second one, intervertebral joint, means वर्टेब्रो कॉलम. सभी वर्टेब्री 33 उनमें से 4 वर्टेब्री कोक्यूजेनियल नॉन मूवेबल है. तो बाकी जो 29 वर्टेब्री है उनमें 28 फाइब्रो कार्टिलेज अवेलेबल है. 2 वर्टेब्री के बीच में कार्टिलेज होता है. यस. एंड पेरिकॉन्ट्रियम, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज. पेरिकॉन्ट्रियम इज एब्सेंट इन फाइब्रो कार्टिलेज. फंक्शन इज सपोर्ट एंड कनेक्शन टू द अदर बॉडी ऑर्गन. कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जनरली कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमें अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज ओल्ड एज में फॉर्म होता है. क्यों? ये देखिए, कैल्सिफाइड कार्टिलेज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द मैट्रिक्स. हमारे कार्टिलेज के जो होल्स होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर सोल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, सोल्ट बढ़ जाता है और इसके कारण कैल्सिफाइड कार्टिलेज फॉर्म होता है. एंड ड्यू टू द कैल्सिफाइड कार्टिलेज दे लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे आर फाउंड इन ओल्ड एज. जो फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर कार्टिलेज सॉफ्ट बोन के अंदर मिनरल आयंस, अगर कार्टिलेज के अंदर सोल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली कार्टिलेज सॉफ्ट की जगह पर स्टिफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और हार्ड हो जाएंगे तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी. सो calcified cartilage is the cartilage found in the old age, and it is due to the deposition of salt in the matrix. So this is 4 cartilage: hyaline, elastic, fibrocartilage and calcified cartilage. So this is about skeletal tissue called cartilage.